हेलो फ्रेंड्स, आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी आईटीआर फाइल करें। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसे देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मुझे कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, सो दैट आपको बाद में पेनल्टी या नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे स्किप ना करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है विच आईटीआर इज एप्लीकेबल टू यू। काफ़ी बार या मोस्टली हमें यही पता ही नहीं होता कि हम कौन सी रिटर्न फाइल करें। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी आपके लिए तैयार करी है और लास्ट में एक चार्ट आपको दूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आई टी आर वन किसके लिए एप्लीकेबल होता है? दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिटर्न उसके लिए एप्लीकेबल है जो रेजिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आगे इंडिविजुअल, यहाँ पर HUF नहीं दिया गया, तो ये किसके लिए? इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू ₹50 लाख। इट मीन्स ये रिटर्न रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इनकम की एक लिमिट यहाँ पर डिसाइड करी गई है, दैट इज कॉल्ड 50 लाख। अगर 50 लाख से ऊपर है आपकी इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज, तो आप ये वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कौन कौन से सोर्सेज आएंगे इसमें? सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो भी आप ये वाला रिटर्न फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। या अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, फैमिली, डिविडेंड, इन सबको मिलाकर अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और वो 5000 से ज़्यादा है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये किसके लिए है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, ये चीज़ क्लियर है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। या आपकी PGBP से इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये एक जनरल चीज़ें हुई। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी हैं कि ITR कैन नॉट बी यूज बाई ए पर्सन। ये लोग भी ITR 1 को यूज़ नहीं कर सकते। कौन से लोग? अगर कोई डायरेक्टर है इन ए कंपनी, वो इसे यूज़ नहीं कर सकता। हैज़ हेल्ड, या किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हो एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो बंदा भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। क्या है? अगर किसी की एसेट्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में जो लोकेट है आउटसाइड इंडिया, वो ये वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। या कोई वो साइनिंग अथॉरिटी है कोई से भी अकाउंट में जो लोकेट है आउटसाइड इंडिया। या हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, अगर उसकी कोई इनकम है आउटसाइड इंडिया तो वो भी ये वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं ये आउटसाइड इंडिया के हो गए। आप ये चीज़ें थोड़ी मेमोराइज भी करेंगे तो मैं आपको मतलब इजी तरह से बता रहा हूँ, जिससे आप याद भी कर सकें, क्योंकि ये यूज़ होने वाली काफ़ी। पहला पॉइंट डायरेक्टर के लिए हो गया, 3 पॉइंट हमारे आउटसाइड इंडिया के लिए हो गए, और एक हो गया अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आपने हेल्ड कर रखे हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। is a person in whose case tax has been deducted under section 194N। 194N होता है TDS on cash withdrawal from बैंक। अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक उस पर TDS काट लेता है। 194N की मैंने एक वीडियो डिटेल में ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। कोई आपको इसमें पूछना है, 194N बेसिकली अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं एक लिमिट से ज़्यादा तो उस पर बैंक आपका TDS काटता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो 194N की आप वीडियो देख लीजिए, आई बटन में मैंने दे दी है। अब लास्ट, अगर किसी की इनकम डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड अंडर ESOP, तो वो भी यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता। तो ये था कुछ तरह से एक्सक्लूजन कि ये लोग अगर हैं तो आप ITR 1 की यूज़ नहीं कर सकते।
पहला डायरेक्टर का है, दूसरा अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आपने हेल्ड करके, 3 आउटसाइड इंडिया के हो गए, एक 194N का और एक हो गया ESOP। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, इससे आप याद कर सकते। तो ये लोग ITR 1 यूज नहीं कर सकते। एक बार दोबारा से हम कर लेते हैं। ITR 1 मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए नहीं है, इनकम 50 लाख, सैलरी 1 हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन वालों को नहीं मिलेगी, PGP वालों को नहीं मिलेगी। ये आपके एक्सक्लूजन कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, ITR 2 पर। ITR 2 यहाँ पर एक चीज आपकी चेंज हुई है, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज HUF। यहाँ पर HUF भी एडिशन कर दिया गया है, यानी दोनों इंडिविजुअल हो HUF यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे इस फॉर्म को? हु इज नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1। ITR 1 जो पर्सन ITR 1 फाइल नहीं कर सकता वो ITR 2 फाइल कर सकता है, वो इंडिविजुअल है, HUF है, और जिसकी नॉट हैविंग इनकम अंडर हेड PGBP, जिसकी PGBP से कोई भी इनकम नहीं हो। तो इट मीन्स इसका मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, अगर आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है, कैपिटल गेन से आपकी इनकम है, या अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ITR 1 हम पढ़ चुके हैं, ITR 2 हो चुका, अब आता है ITR 3। ITR 3 कौन यूज कर सकता है? ITR 3 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल HUF दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF। यहाँ पर क्या है, हैविंग इनकम अंडर हेड PGBP, जिसकी इनकम PGBP से हो। इसका मतलब बाकी हेड से ना हो, नहीं, यहाँ पर आपके पांचों हेड से इनकम आ सकती है। और हु इज नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1 to 4। इट मीन्स वो इंडिविजुअल जो 1 to 4 फाइल नहीं कर पा रहा है, और जिसकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा है वो भी चल जाएगी, कैपिटल गेन, PGBP और आपका अदर सोर्सेज, ये सारी इनकम अगर आपकी हैं तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 एक तरह से एक पूरी कंप्लीट रिटर्न है। यहाँ पर बैलेंस शीट, अगर आप रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह सबकी डिटेल्स आती हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्म है। तो जो किसी रिटर्न में नहीं आएगा वो ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ITR 4 एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर, जो मतलब एक परसेंटेज बेसिस पर टैक्स पे करते हैं, उनके लिए है। एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म अदर देन LLP ये वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और HUF हु इज रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और फर्म अदर देन LLP विच इज अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakhs। यहाँ पर भी इनकम की कितनी लिमिट रख दी है? 50 लाख। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब 44AD, 44ADA या 44AE में इनकम कैलकुलेट हुई है। एंड इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, सैलरी, पेंशन, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपये तक है तो आप ये वाली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इनकम आपकी जो कैलकुलेट हुई है वो 44ADA, 44ADA, 44AE। तो ये चारों रिटर्न का मैंने आपको डिस्क्राइब करा है। अब मैंने एक इसका थोड़ी मेहनत करके एक चार्ट भी तैयार करा, वो हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे फाइनल। अब इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन है, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। ITR 4 कैन नॉट बी यूज्ड। भाई ITR 4 कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए पर्सन जो डायरेक्टर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ITR 1 में, हम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, जिसकी कोई एसेट्स है आउटसाइड इंडिया या साइनिंग अथॉरिटी है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या कोई इनकम है फ्रॉम एनी सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और ESOP। ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव है तो यहाँ पर टाइम हम नहीं लगाएंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ आपके साथ हो रही तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो कि मेरी सैलरी से इनकम है, कैपिटल गेन है, PGP है, तो मैं कौन सी रिटर्न करूँ? तो दोस्तों अब हम जो डिस्कस करने वाले दैट इज़ फाइनलाइजेशन। मैंने आपको ब्रीफ में एक एक स्लाइड डिस्कस करी है, अब फाइनलाइज हम इसे करेंगे। एक मैंने स्लाइड बनाई है जहाँ पर आप अपना इस स्लाइड की हेल्प से आप देख सकते हैं आपकी कहाँ से इनकम आ रही है, कौन सी ITR फाइल करनी है। तो एक समराइज फॉर्म में मैंने तैयार करी है, तो आइए डिस्कस करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरह से हम समझा सकें, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो दोस्तों ये हमने एक स्लाइड तैयार करी है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ITR 1 अगर आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है,
कैपिटल गेन से कोई भी इनकम नहीं है, पीजीबीपी से कोई भी इनकम नहीं है और अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बट आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो 5000 तक होनी चाहिए और ये एप्लीकेबल किसके लिए? रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, HUF के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो ये तो हुई ITR 1 की बात। अब आते हैं ITR 2। आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, बट पीजीबीपी से आपकी इनकम नहीं है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। और इस केस में ITR 1 आप फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ITR 2 पर आ सकते हैं। पीजीबीपी से आपकी इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर की यहाँ कोई लिमिट नहीं, कितनी भी इनकम आपकी हो, और ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF। ITR 3 कब होगी? जहाँ पर आप ITR 1, 2 एंड 4 फाइल नहीं कर सकते हैं और आपकी इनकम सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म। यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर बैलेंस शीट वगैरह वो भी सब चीज़ें यही फीड होती हैं। ऑडिट केस में भी ITR 3 ही आपका फाइल होता है इंडिविजुअल HUF के केस में, तो दैट इज कॉल्ड ITR 3, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। अब आते हैं ITR 4 पर। इट इज़ एप्लीकेबल अगर आपकी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी 1 हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन से आपकी कोई भी इनकम नहीं है, पीजीबीपी से इनकम है बट प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप टैक्स दे रहे हैं, अदर सोर्सेस। क्लियर? एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP। इनकम इज शोन अंडर सेक्शन 44AD, 44AD या 44A, किसी सेक्शन में आपने इनकम दिखाई है, या अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है तो वो भी आपकी 5000 तक होनी चाहिए, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कम्प्रिहेंसिव मैंने टेबल डिज़ाइन करी है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरी स्लाइड देखने का तो आप इस समरी फॉर्म को देखकर भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी ITR फाइल करनी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है किसी भी तरह का, या रिटर्न फाइल करने में कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए या आपको ये PPT चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट करके आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।